नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर दिल्ली वाला। ये लगातार आप कहते रहते हैं कि रंजन साहब बाहर निकलिए और थर्मामीटर लगाइए। अब थर्मामीटर मैं लगाता हूँ, टेम्परेचर आप नोट करते हैं और मुझे कई फ़ोन आते हैं कि सुना कई नेताओं का बीपी बढ़ जाता है। अब मैं ये कहता हूँ, बतेरे प्रोग्राम हैं यूट्यूब पे, इधर उधर, वो वाला देख लिया कीजिए। दिल कमज़ोर हो तो मेरा वाला ये शो मत देखा कीजिए। और उसके बाद भी दिल ना माने तो एहतियात ज़रूर बरतिए, पता नहीं कब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो बीपी की दवा, एक गिलास पानी, दिल कमज़ोर हो तो साथ रखिए। ये मुलायम मुलायम वाला तो है नहीं, नीम का पत्ता, करेले का जूस लोडेड है। अब आज जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं उनकी बड़ी चर्चा है। रात में एक दिन सब लोग सोए, सुबह उठा तो हरियाणा के आसमान में बादल। हमने कहा ये बिन मौसम बरसात। अब वैसे भी जिनको थर्मामीटर लगा रहे हैं बहुत टाइट लिप्ड रहते हैं, कम बोलते हैं, बोलते तो खूब हैं, भाषण देते हैं तो खूब लंबा भाषण देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि आगे करने वाले क्या हैं। जिसको गाड़ी में बैठा के राजभवन ले जाते हैं उनको भी पता नहीं होता कि अगले घंटे होने वाला क्या है। अब आप समझ गए होंगे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल के बीजेपी उम्मीदवार, दिल्ली जाने की चाहत, मनोहर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शशि रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भाषण देते हैं तो माइक छोड़ते नहीं। कई लोग तो जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं कहते हैं कि प्रवचन खूब देते हैं मनोहर लाल जी, लेकिन गाड़ी में बैठा के अनिल विज को ले जाते हैं। अनिल विज बेचारे दुखी हैं, आजकल गाना वाना खूब गा रहे हैं, गोलगप्पा खाते खाते। अगले घंटे क्या होने वाला उनको भी पता नहीं होता है। तो ये अचानक हो गया। फिर आप कहीं भाषण देते हैं कि नायब सैनी जी को मनाने में 2 दिन लग गया। इसका मतलब ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं था, इसका मतलब ये रणनीति बन रही थी। ये हुआ कैसे? शशि रंजन जी, पहले तो आपने अपने इस कार्यक्रम थर्मामीटर की चर्चा की और कमज़ोर दिल की चर्चा की, पानी के गिलास की चर्चा की। मैं ये पानी का गिलास तो मैं आपको दे देता हूँ, दोनों गिलास आप लेते हैं। तो ये इधर इधर ये गिलास इधर आ गया, ठीक है सर। कम से कम मेरा दिल मजबूत है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। जहाँ तक आपके प्रश्न का विषय है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कार और समर्पण इस भावना से चलने वाली पार्टी है। ये कोई जो घटनाक्रम आप पूछ रहे हैं, ये कोई एक दिन में ओवरनाइट डेवलप हुआ ऐसा नहीं है। और ये लगभग 1 साल से तो मैं भी प्रधानमंत्री जी को निवेदन कर रहा था, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन कर रहा था कि देखिए, अपने समय रहते हुए अगर कोई अपना उत्तराधिकारी के बारे में सोचता है तो उससे खुश दिल आदमी कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा कि मुझे 8 वर्ष हो गए हैं, उस समय 8 वर्ष हुए थे, और कोई ना कोई योग्य व्यक्ति जो आपको ठीक लगता है आप चयन करके और उसके बारे में विचार करिए, ताकि मैं उनको अपने रहते रहते सारी चीज़ें सौंप सकूं, बजाय इसके कि 2 टर्म पूरी हो जाएं फिर कहें नया चयन करो, ये करो, वो करो। तो उसमें से सारा वातावरण चला। किन लोगों से केंद्रीय हमारे यानी हाईकमांड ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किन से चर्चा करनी है, किन से नहीं करनी है, ये काम हाईकमांड का होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। ये काम किसी मुख्यमंत्री का अपना नहीं होता है कि अपनी जगह जिसको मर्जी आए बैठा दे। कांग्रेस पार्टी में तो चलता है, उनको अपने बेटे के अलावा कोई सूझता नहीं है, और बेटे के बाद भी आकलन कर लेते हैं कि अगला भी, उसका भी कोई बेटा होगा, चाहे वो छोटा बच्चा होगा। यहाँ तक कि कोई नया भी पैदा नहीं हुआ वो आने वाला, उसकी भी कल्पना कर लेते हैं कि इस राज का, खानदान का जो खानदान है उसी का राज एक के बाद एक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों से मुक्त है। तो इसलिए हम लोग जो चर्चा करते हैं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से करते हैं। अब उनसे किसी ने चर्चा की कि नहीं की, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, हमारे मित्र अच्छे हैं, पहले भी ये सारे बदल हुए हैं, तब भी उन्होंने स्वीकार किया है। अभी भी जब बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मंत्री नहीं रहूँगा, मैं तो विधायक रहूँगा,
और विधायक रह करके अपने अम्बाला की जनता की सेवा करूंगा। और बाद में स्पीकर साहब को उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मुझे कोई भी 2 कमेटियों का मेंबर बना दीजिए। तो ये तुरंत जिस दिन ये मंत्रिमंडल के विस्तार का विषय था, पहला मंत्रिमंडल का गठन का विषय था, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब स्वाभाविक रूप से हमारे अच्छे पुराने एक ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कि जो अपना रास्ते अपने आप बनाते भी हैं और अच्छे काम में लगते हैं। पार्लियामेंट्री जो अम्बाला है उसके अंदर उनकी विधानसभा आती है, उस विधानसभा में प्रचार के काम में वो लगे हैं और सब मिलकर के काम करेंगे, चाहे मंत्रिमंडल में अंदर रहें चाहे बाहर रहें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो इसलिए पूछा कि आज से 9 साल पहले वाले मनोहर लाल जी तो रहे नहीं, है ना। 9.5 साल के बाद जो मनोहर लाल जी हैं, वो कहते हैं हरियाणा में फलाने ने राजनीति में पीएचडी कर ली है, फलाने ने कर ली है। मैं कई बार बैठ करके जब पुरानी चीज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे तो लगने लगा है कि मनोहर लाल जी के सामने बाकी पुराने भजन लाल जी को कहा जाता था कि राजनीति के पीएचडी हैं, तो उन सबको आपने फेल कर दिया है। अब बेचारे अनिल विज जी आजकल गाना गाते हैं कि अपने दिल से मेरा नाम क्या मिटा देना, चल रहे मांझी चल रहे मांझी। अब एक ही काम रह गया उनके पास, वो गाना वाना गाते रहते हैं, कभी सुबह चाय पीते हुए, कभी शाम में गोलगप्पा खाते हुए। एक घटना मुझे याद आ रही है शशि जी। जैसे सामान्यतः रेस्ट हाउस में सब लोग आते हैं जाते हैं, गेस्ट हाउस में आते हैं जाते हैं, तो एक गेस्ट हाउस में एक सेवक, राम सिंह उसका नाम। अब वो राम सिंह वर्षों से सेवा करता आ रहा है, चाहे वहाँ कोई मंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, एमपी जाए, अधिकारी जाए, कोई भी जाए तो उनकी वो सेवा करता है। और आखिर में जब व्यक्ति बाहर जाने लगता है, जो भी अभ्यागत है, उसके सामने अपना विजिटर रजिस्टर रख देता है कि साहब इस पर कुछ लिख दीजिए। और हर कोई आता है, अपने अनुभव लिखता है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ ये था वो था। किसी किसी को कठिनाई तकलीफ आती तो वो भी लिख देता है कि यहाँ तो बड़ी तकलीफ हुई, रात को मच्छर काट गए, यहाँ लाइट ठीक नहीं थी, जैसी जिसको अनुभव आया वो लिख देता है। एक दिन एक सज्जन कोई आप जैसे पहुँच गए, उन्होंने लिखने से पहले पन्ने देख लिए पिछले किसने क्या लिखा है। तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, किसी ने कम लिखा है, किसी ने मध्यम लिखा है। और आप जैसे व्यक्ति ने राम सिंह से पूछा कि राम सिंह ये क्या बात है, कोई तो आपको बहुत अच्छा लिखता है, कोई आपके बारे में खराब कमेंट करता है, आखिर असलियत क्या है। कहने लगे देखो असलियत तो ये है, राम सिंह है, कोई अच्छा आदमी आ जाए तो अच्छा लिख जाता है, कोई माड़ा आ जाए वो माड़ा लिख जाता है, जैसे जिसकी भावना उस हिसाब से लिख जाता है। तो मनोहर लाल है, मुख्यमंत्री बने नहीं थे उससे पहले भी मनोहर लाल था, मुख्यमंत्री बन गए 10 साल तब भी मनोहर लाल था। आज हमने और उस कुर्सी पर अपने एक और साथी को बैठा दिया है, आज हमको एक नई भूमिका मिल गई है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, आज भी वो मनोहर लाल है। मनोहर लाल है, जाकी जैसी भावना तिस देखी मूर्त ऐसी। मतलब तो हरियाणा में चर्चा है ना कि हरियाणा बीजेपी में रहना है तो मनोहर लाल कहना है। कभी ऐसी मन में भावना नहीं आई, लेकिन मनोहर लाल एक बात का ध्यान रखता है, जो किसी के बारे में विचार करते हैं सामने वाले का हित कैसे हो, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, सब व्यक्तियों को उनका उचित स्थान मिले, सबकी योग्यता के हिसाब से उनको काम मिले, ताकि हर एक का उपयोग ठीक हो जाए। जो मेरे अपने दायित्व के अंतर्गत आता है मैं सोचता हूँ, और मैं किसी के दायित्व के अंतर्गत आता हूँ तो वो सोचते हैं। इसलिए यहाँ अपने बारे में कभी सोचा नहीं, और जो दूसरे होते हैं उसके बारे में ठीक सोच के योग्य स्थान पर उनको लाना, ये मेरा काम है। ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुख्यमंत्री थे, अब आप नहीं हैं। हालांकि ये भी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नहीं थे तो मैं देख रहा था, मैं तो कहा ना आपको कि मैं रिसर्च बड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ, खूब पढ़ता लिखता हूँ। मैंने एक फुटेज देखा जिस वक्त आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री, ये सदन की बात है, आपके बगल में नए वाले मुख्यमंत्री बैठे थे, आपने कहा कि मैं करनाल से इस्तीफ़ा देता हूँ, तो आप कह रहे थे और चेहरा मैं नायब सैनी जी का देख रहा था। अचानक उनके चेहरे पे 12 बज गया, मतलब जो मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो एक अलग भाव आ गया, और उसके बाद जब तक आप बोलते रहे वो भाव बना रहा। तो शायद उनको भी आपने नहीं बताया होगा कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा और फिर ये आप जो है सो करनाल लड़ेंगे। बदली हुई परिस्थितियों में अब आपकी भूमिका क्या है? ये बात ठीक है कि मैंने त्यागपत्र दिया, मैंने किसी से बात नहीं की,
करनाल विधानसभा के लोगों पर मेरा पूरा भरोसा था, आज भी है, कि मैंने उनसे भी पूछे बिना, हालांकि प्रतिनिधि तो करनाल के लोगों ने मुझे बनाया है, लेकिन उनसे भी पूछे बिना मैंने वो त्यागपत्र की घोषणा की थी, किससे बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे भरोसा है। एक बात, दूसरा, कोई काम मैं अपने बारे में कर रहा हूँ तो वो मुझे पूरी स्वतंत्रता भी है, मैं उसको क्या करूँ क्या नहीं करूँ। संदर्भ ये था कि हर सीट पर जब कभी बाई इलेक्शन होता है, वहाँ कोई विधायक नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री को उस विधानसभा सीट पर काम करने का अवसर मिलता है। मेरे समय में 3 बाई इलेक्शन हुए, चाहे उसमें बड़ौदा था, चाहे एलनाबाद था, चाहे आदमपुर था। मैं हमेशा कहता था जब तक आपका नया विधायक नहीं आएगा तब तक विधायक की भूमिका इस विधानसभा में मैं निभाऊंगा, और उनके सारे काम मैं करता था। लेकिन उस दिन संयोग ऐसा था, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर विधायक थे और कोई विधानसभा से ऐसी नहीं थी जिस पर मुख्यमंत्री को काम करने का अवसर मिल जाए। तो उस नाते से मैंने करनाल विधानसभा को इसलिए खाली किया कि हमारे नए मुख्यमंत्री, उनको करनाल की जनता का अवसर उसी समय मिल जाए, और मैंने उसी समय त्यागपत्र दिया ताकि उनके लिए एक सीट जो है आगे 6 महीने में चुनाव भी लड़ना है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से आगे का जो एक मर्यादाएं हैं, संवैधानिक आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी हो सके, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया। मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता था, उन्होंने निश्चित रूप से उसका आश्चर्य व्यक्त किया ही था, मैंने भी देखा वीडियो। लेकिन बाद में सारी बातें जब स्पष्ट हो गई, मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी बताया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने बाद मुझे होना ही था, करना ही था। और संयोग ऐसा है जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, मैंने शाम को 3 बजे त्यागपत्र दिया और 6 बजे अनाउंसमेंट हो गई कि मुझे करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ना है। तो दायित्व तो सीधा सीधा मेरा दूसरा आ ही गया। ये तो आप मन बहलाने के लिए करते हैं कि 6 बजे आपको पता चला। पता तो आपको पहले से ही होगा कि करनाल आपको जाना है, लड़ना है। पता में ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आपको कोई ना कोई नई भूमिका में, नए दायित्व पर आना है। तो उस समय ये नहीं पता था कि आज ही हो जाएगा। मैंने कहा क्या दायित्व? कहने लगे आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा। मैंने कभी कहाँ से? तो कहने लगे जहाँ आप मुख्यमंत्री विधानसभा के आप यानी प्रतिनिधि करते हैं वहीं करनाल से। मैंने कहा वहाँ हमारे संजय भाटिया लोकसभा के सांसद हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रियता इतनी है कि देश में जब चुनाव हुए थे पिछली बार तो सेकंड हाईएस्ट मार्जिन जो है इस सीट का रहा था देश भर में। उन्होंने कहा नहीं, संजय भाटिया से हम बात कर लेंगे। संजय भाटिया जी से बात हुई और संजय भाटिया की मैं प्रशंसा करता हूँ, उनकी पीठ पर मैं उनके त्याग और समर्पण की कदर करता हूँ। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि मनोहर लाल जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव लड़वाऊंगा। मनोहर लाल जी को तो केवल आके फॉर्म भरना है, अपना सर्टिफिकेट ले जाना है। इस नाते से उनकी पीठ सुनती है। बहुत बड़ा त्याग समर्पण उन्होंने भी किया। ठीक है सर। अब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अब आपकी भूमिका क्या है, जिम्मेवारियां क्या हैं? अगर औपचारिक ढंग से देखें तो आज मैं तो दोनों ढंग से देखना चाहूंगा, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। औपचारिक ढंग से देखें तो आज मैं केवल राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। न मैं मुख्यमंत्री था वो नहीं हूँ, विधायक था विधायक नहीं हूँ, सांसद भी बनेंगे। इस बीच में कोई दायित्व तो पार्टी के पदाधिकारी के नाते नहीं है। मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का एक सदस्य होने के नाते, हाँ, हमारे नेतृत्व ने ये ज़रूर कहा है कि अब इस चुनाव के समापन तक आपको हर प्रकार की भूमिका निभानी है, चाहे उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए डबल जिम्मेवारी उनके पास है। काम बहुत से ऐसे करने होते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष को घूमना होता है, जगह जगह जाना होता है, तो चुनाव के प्रचार के नाते तो कोई भी जिम्मेवारी लग सकती है। उनका कि पूरे हरियाणा में आपको घूमना है, प्रचार के नाते सभाएँ भी करनी हैं। जहाँ तक सुझाव और समर्थन देने की बात आती है सरकार को, उसमें चूँकि हम तो खुद खुल करके मांगते हैं कि अच्छे सुझाव और अच्छी काम करने का जो तौर तरीका है, मैं स्वयं कहता रहा हूँ, 10 साल 9.5 साल कहता रहा हूँ, कहीं से भी मिलेगा मैं उसका समर्थन करूंगा। विपक्ष के लोगों से भी अपने सुझाव मांगे, बजट के समय में खास करके, और एक एक व्यक्ति के नाम से मैं बोलता था कि इनका ये सुझाव है, हमने इसको मान्य किया। तो हमारे मन में भी जो अच्छी बातें सरकार के बारे में, क्योंकि सरकार चलाने का एक अनुभव 9.5 साल का था, तो बहुत ऐसे सुझाव आज भी मन में हैं कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार को भी हम सुझाव देते हैं, कितना वो मानेंगे कितना नहीं मानेंगे ये सरकार का काम है। ठीक है सर। 2014, 2019 और 2024, 2014 में 8 सीटें थी, एक दुष्यंत गए और एक और गए। 2019 में 10 की 10 बीजेपी लेके चली गई। अब 2024, 10 साल का टेन्योर बीजेपी का सेंटर में भी है,
10 साल का टेन्योर स्टेट में भी है। अब 2024 में ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हालांकि कहने को तो आप लोग कहेंगे, हर पार्टी कहती है, सब लोग कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो लड़ता है उसको भी लगता है कि जीतने, और लगना भी चाहिए। तो लेकिन हार्ड रियलिटी 2024 को लेकर क्या है? देखिए, जो आपने कहा वही मैं कहूँगा, उसमें कहने में तो मेरा भी धर्म है। इसीलिए तो मैंने पहले ही कह दिया, मेरा भी धर्म है। आपने मुझे याद करा दिया, अच्छी बात है। अब तो जनता जनार्दन के हाथ में सब है, और जनता जनार्दन का जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं लगातार इस समय पूरे प्रदेश में भी सभी लोकसभा सीटों पर जा रहा हूँ। केवल 2 लोकसभा की सीटें अभी ऐसी हैं जहाँ मेरा जाना नहीं हुआ है। 8 लोकसभा की सीटों पर मेरा जाना हुआ है, 2 में भी बहुत जल्दी, जिसमें एक सोनीपत है, जिसमें अम्बाला है। अभी अगले दिनों में कभी भी यहाँ के कार्यक्रमों के बीच में जा कर के, ज़्यादा नहीं तो एक दिन दोनों जगह लगा के वह आने वाला हूँ। जनता का जो रिस्पांस है, या उधर से भी जो प्रत्याशी अब घूम रहे हैं उनको मिल रहे हैं, उनका मानना ये है कि हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 10 की 10 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी लोकसभा की। आपने 11 कही, 11वीं सीट विधानसभा की, क्योंकि 10 लोकसभा की हैं, 1 करनाल विधानसभा की है, तो 11 की सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में आने वाली हैं। और हम कोशिश करेंगे जनता का समर्थन और ज़्यादा मिले, और जो हमारा पहले भी हम जो कि हरियाणा की 2 सीटें फर्स्ट 3 उसमें हैं। ठीक है, कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, बीजेपी, सब लोग बड़े रणनीतिकार हैं, काफ़ी समझते हैं, हम लोगों से ज़्यादा समझते हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि कई बार जब आदमी को ये लगता है कि मेरे हर फैसले बड़े सही हो रहे हैं, हो सकता है अब तक होते आए होंगे, चुनाव की घोषणा से ठीक कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बदल देना, मुख्यमंत्री को एक तौर पे समझें कि वो स्टेट को लीड करते हैं हर दृष्टिकोण से, वो एक कोई असर नहीं डाल सकता है? इस बात को सोचा था आप लोगों ने? कई पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के लोग हैं, आप भी अपने ऑपोजिशन को उसकी आलोचना करते हैं या लूपहोल्स ढूंढते हैं, वो भी ढूंढते हैं, कहते हैं जी क्यों बदल दिया? 9.5 साल अगर बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो ठीक चुनाव के पहले क्यों बदल दिया? ये एंटी इनकम्बेंसी है, ये मनोहर लाल जी से सब लोग नाराज थे इसलिए बदल दिया, ये तो ऑपोजिशन के लोग लगातार अब कह रहे हैं। देखिए शशि जी, किस परिस्थिति में क्या घटनाक्रम होता है इस पर एनालिसिस करना चाहिए। अगर तो कुर्सी की लड़ाई चल रही हो, एक कहता मैं लूँगा, दूसरा कहता मैं लूँगा, तीसरा कहता मैं लूँगा, और जिसको पास कुर्सी है उसको छुड़वाने के लिए उसको धक्के मारने पड़ते हों, उसको बाहर निकालना पड़ता हो, और बाकी जो हैं वो मिल कर के 4 आदमी मिल के कुर्सी का एक एक पावा पकड़ के तोड़ने के लिए तैयार हों, वहाँ तो ये बात शायद संभव है कि चुनाव के ऐन वक्त पहले को बदला जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं असर जा सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा घटनाक्रम नहीं है। यहाँ पार्टी की विचारधारा, नीतियाँ, उपलब्धियाँ जो पहले थी वही सारी की सारी एज इट इज़ हैं। यहाँ अगर आउटगोइंग सीएम उसके मन को प्रसन्नता है, उसके मन में कोई कष्ट नहीं है, तो जिस मनोभाव से मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे काम करना था उसी मनोभाव से, बल्कि उससे ज़्यादा और उत्साह से अब मैं पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूँ। तो इसलिए कहीं किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि ये ताकत बढ़ गई। हो सकता है मैं मुख्यमंत्री रहते हुए वो सारा काम मेरे और साथी मंत्री, बाकी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य लोग करते तो एक मुख्यमंत्री जो है वो वर्तमान में जितनी भूमिका निभा सकता उतना ही होता। अब एक मुख्यमंत्री जब नए बन गए हैं वो भी उतना ही काम करेंगे, और एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से आज समाज में स्थान जो लोगों ने दिया है, जो प्यार दिया है, उस प्यार के नाते मैं भी साथ रहूँगा। तो 1-1, 2-11 हो जाते हैं। बाकी जो टीम हमारी समर्थन करेगी वो अलग से हैं, हमारे मंत्रीगण भी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे प्रभारी हैं, और चुनाव प्रभारी अलग से आए हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी टीम है, इस टीम में एक व्यक्ति के दायित्व का और ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर पहले कहीं कोई काम 95% होता, अब 100 का 100% होगा। ये आपके लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा तो काम है सर वो तमाम सवाल जो आप पे उठाए जा रहे हैं वो आपके सामने रख। नहीं, आपको रखना चाहिए। अगर कोई आपका कम पड़ जाएगा तो एक आध सवाल मैं भी बता दूंगा कि आपने पूछा नहीं, मेरे से पूछा। ना सर, मेरा तो रिसर्च इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि कम पढ़ने दूंगा नहीं। एक जेजेपी नाम की एक पार्टी है,
आपके बड़े करीबी हुआ करते थे, डिप्टी सीएम थे। इतनी अवहेलना से क्यों बोल रहे हैं कि जेजेपी नाम की एक पार्टी है? जेजेपी मैंने पार्टी कहा है कि शायद कुछ दिन हो गए ना, पार्टी है, तो याद है नहीं बिल्कुल याद पार्टी है ना, उनके साथ सरकार चला रहे थे। जननायक जनता पार्टी इस नाम से पार्टी है जी। वो आए तो भाषण शुरू हुआ उनका, कहने लगे कि गाय तो गई, खूंटा भी पाड़ ले गई, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बोले कि डिप्टी सीएम जेजेपी को हटाना था, उस फेरे में तो मुख्यमंत्री भी चले गए। वो बेचारे इतने सज्जन आदमी हैं, मेरे फेरे में उनका भी सफाया हो गया। कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले 400 पार कह रहे हैं, 200 के पार चले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। पहली बात तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सज्जन कहा। अगर सज्जन कहा है तो कोई बात मेरे में देखी होगी उन्होंने। दूसरी बात, उनसे स्पष्टीकरण ही लेना पड़ेगा, भाई गाय कौन थी, खूंटा कौन था। कम से कम उस खूंटे की जगह मुझे तो रख नहीं सकते कि खूंटा ही चला गया, और वो अपने आप को गाय की जगह रखें तो भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उनके हमारे ठीक है रिश्ते संबंध अच्छे रहे, 4.5 साल लगातार हमने साथ मिलकर काम किया। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनका हमारा समझौता पार्टियों का नहीं था, चुनाव से पहले का समझौता नहीं था। चुनाव में जो एक वर्डिक्ट मिला, वो जनता जनार्दन ने जो दिया हमने स्वीकार किया। अब उसमें जो कमी रह गई, स्थायी सरकार को चलाने के लिए उनको हमारी ज़रूरत पड़ गई, हमें उनकी ज़रूरत पड़ गई। दोनों की ज़रूरत में हम, क्योंकि ये दोनों जो पार्टियों के प्रमुख लोग हैं, पहले भी, आज से नहीं, जनसंघ के समय से बहुत नज़दीक एक दूसरे को देखते रहे हैं। और हमें कांग्रेस का एक जो कार्य पद्धति का विरोध उनका भी रहा है, हमारा भी रहा है। कांग्रेस की बजाय हम आपस में मिले, भले एक दूसरे को कितना हम नज़दीक से जाने, कितना हम काम कर पाए, कितना नहीं कर पाए, ये अलग बात है। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ तो उनको भी पता, हमको भी पता, कांग्रेस दूर रहेगी। और क्योंकि समझौता इसलिए ज़रूरी था कि माइनॉरिटी में सरकार चलाना बड़ा कठिन होता है, एक तरीके से सरकार चलाई। और अब जो कि नया चुनाव आया है, पहले भी वो अपना अलग से चुनाव लड़े थे, हम भी अलग से लड़े हैं। अलग से लड़ने के बाद हमें हमारी ताकत पता है, उनको उनकी ताकत पता है। हम 2014 में हरियाणा के अंदर विधानसभा में 34% हमको वोट मिला था ऑफ द पोल्ड वोट्स, और 2019 में 37% वोट हो गया, 3% बढ़ गया। इसके बावजूद भी हमारी 5-6 सीटें कम आई थी, ये हमें पता है। लेकिन इस बार वोटों का स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ेगा। हम अपेक्षा करते हैं 45 से 50% के बीच में भारतीय जनता पार्टी अकेले यानी मत प्राप्त करेगी, और इस बार उस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा नहीं होगी कि हमको फिर किसी की तरफ देखना। जो आपने जिक्र किया ना कि वोट परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी में पॉलिटिकल जो इलेक्ट्रल कह लीजिए कि जो हिस्ट्री है, वो मैं बड़ा गंभीरता से पढ़ता रहता हूँ। बीजेपी 1-to-1 फाइट में कई बार स्थितियां गड़बड़ होती हैं, दिल्ली, पंजाब, इवन अगर आप देख लीजिएगा यूपी या वेस्ट बंगाल, तो ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर्ड फाइट में बीजेपी को फायदा होता है। एंटी बीजेपी वोट का जितना डिवीजन होगा बीजेपी के लिए उतना अच्छा होगा, वरना कई बार आप तो 3% बढ़ गया, 5 और भी बढ़ जाए तो 40-42 भी हो जाए तो उधर वाला 60-58% होगा, वो भारी पड़ जाता है। दिल्ली क्लासिक एग्जाम्पल है, पंजाब एग्जाम्पल है। कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत जेजेपी को चुनाव के ठीक पहले बाहर किया कि वो बीजेपी को भला बुरा कहें। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन बीजेपी एंड जेजेपी कि भाई तुम बाहर जाओ, हमें भला बुरा कहना तो कुछ हमारा एंटी बीजेपी वोट तुम्हें मिलेगा, कुछ आईएनएलडी ले जाए, कुछ कांग्रेस ले जाए, कुछ ये कुछ वो, तो हम थोड़ा सेफ रहेंगे। ये राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा है और कांग्रेस के लोग इसको खूब प्रचारित कर रहे हैं कि आप जेजेपी को अलग मत समझिए, ये बीजेपी की ही टीम है और अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बाहर आई है ताकि हमारा वोट बैंक में नुकसान करे। देखिए, आपको ये तो जानकारी है ही कि हरियाणा जब से बना है, कभी भारतीय जनता पार्टी ऑन इट्स ओन अकेले शासन में नहीं आई। पहली बार 2014 में हम शासन में आए, और पहली बार आने के बाद हमारा जो हाईएस्ट वोट परसेंटेज जो था वो 34% था। 34% में ये बात बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट फाइट में 34% बहुत कम होता है, उसमें ट्रायंगुलर फाइट के अंदर हमारी सीटें आई, अच्छी आई। 37 आने के बाद कुछ जगह पर
ट्रायंगुलर भी रहा, कुछ जगह पर डायरेक्ट भी हुआ, लेकिन पहले से ज़्यादा डायरेक्ट हुआ 14 के मुकाबले 19 में डायरेक्ट फाइट थोड़ा ज़्यादा हुई। अब हम जब ये सोचते हैं कि हमारा वोट परसेंट इस बार 42-45 अगर आता है तो 42-45 आने के बाद डायरेक्ट फाइट में ही सब सीटें जीतेंगे, कहीं ट्रायंगुलर की हमको जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 45% वोट का मतलब ये होता है बाकी जो 55 है वो किसी एक पार्टी को नहीं जाता है। वहाँ भी आखिर छोटी छोटी पार्टियाँ बहुत होती हैं, बड़ी पार्टियाँ न भी हों तो ये छोटी पार्टियाँ भी 10-12-15% ले ही जाती हैं। उसके अंदर चाहे बीएसपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो हलोपा है, चाहे वो जेजेपी है, कांग्रेस है, आईएनएलडी है। अब इतनी सारी पार्टियां हमने थोड़ी बनाई हैं, वो लोग अपने आप बना के बैठे हैं। जब अपने आप बना के बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा वोट भी लेंगे, निश्चित रूप से वो कहीं भी कोई एक पार्टी 45 क्या 35 भी कवर करने वाली नहीं है। इसलिए वो सब पार्टियां बटेंगी, अपने आप बटेंगी। हमको इस पार्टी को साथ उनके खड़ा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, पहले ही कितनी है। आखिर क्या आईएनएलडी है कि नहीं है? हमारे कहने पर तो नहीं खड़ी हो रही। क्या कांग्रेस हमारे कहने पर तो नहीं खड़ी हो रही? क्या बीएसपी हमारे कहने पर तो नहीं खड़ी हो रही? हलोपा भी ठीक है, हमको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कल को चुनाव वो अकेले लड़ेंगे कि हमारे साथ लड़ेंगे, आज तो हमको मालूम नहीं है। इसी प्रकार से कई पार्टियां और भी नई नई पार्टियां भी और आ रही हैं। इसलिए कोई एक पार्टी हमने कह दिया और बाकी पार्टियां अपने आप खड़ी होगी, जो खड़ी हुई है अपने आप हुई है। आखिर जिस प्रकार से जेजेपी को लोगों का रोल चल रहा है, अगर कोई हमारे समझौते के हिसाब से होता तो हम सीधा उनके साथ समझौता करके ही लड़ते। क्या हमको मना किया था? पहले भी तो लड़ते ही थे। पहले भी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी देवीलाल जी, उनके साथ हम मिलकर लड़ते रहे हैं। कभी हमने विधानसभा में 18 सीटें लड़ी, कभी हमने 25 सीटें लड़ी, फिर हमने 29 सीटें लड़ी, फिर 45-45 की बात भी हुई। तो आज भी वो एक छोटे पार्टनर के रूप में हम उनको साथ चुनाव लड़वा सकते हैं, दिक्कत नहीं है कोई। किसी ने मना नहीं किया है, ना कोई हमारी मजबूरी है ना लड़ने की। लेकिन हमने ये तय किया है कि हम अपनी सरकार अपने बलबूते पर बनाएंगे और 45% से ज़्यादा वोट लेंगे। ये हमारी रणनीति है, रचना। जनता का हमको एक स्नेह मिलेगा, प्रसाद मिलेगा और हम इसमें सफल होंगे। ठीक है, ये जो आप आईएनएलडी का जिक्र कर रहे हैं कि पहले हमारी सरकार उनके साथ रही, ये सही बात है। एक चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, वन मैन आर्मी, जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत में कहता हूँ। अभी जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, थर्मामीटर जब लगाया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के बारे में आपको पता नहीं है। हमने कहा क्या पता नहीं है? बोले वो ऐसी पार्टी है, हम साथ रहे, हमें पता है, आपको पता नहीं, आप साथ नहीं रहे। हमने कहा क्या पता है ऐसा जो मुझे नहीं पता है? बोले वो ऐसी पार्टी है जो गला लगाती है और अंदर से चूड़ा मार देती है। बोला ये हमसे पूछिए, हम उनके साथ रहे हैं, ये बीजेपी करती है। ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में उन्होंने कहा। देखिए, वो हमारे साथ, हम उनके साथ। उनको हमारे बारे में पता, हमें उनके बारे में पता है। पता दोनों को एक दूसरे बारे में है। आखिर तो वो समय भी हमको याद है, कि जब हम उनसे सीटें मांगते थे कि आप हमको इतनी सीटें दे दीजिए, और उसमें से 17 की सीटें होती थी। एक समय ऐसा आया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा देखिए कुछ भी सीटें मांग लो, लेकिन ये 5 सीटें जो हमारी ब्रांडेड सीटें हैं, इनमें से एक भी नहीं देंगे। और वो ब्रांडेड सीटें कौन सी होती हैं आप भी समझ गए, मैं भी, और सारा जो हमारा समर्थक ही, हमारे जो ऑडियंस है, ये भी सब जानते हैं कि किनको ब्रांडेड कहते थे। हाँ, कुछ विशेष सीटें हैं। हाँ, तो उनको इनमें से एक भी नहीं देंगे। हमने कहा ये नहीं हो सकता। आखिर जहाँ आप जीत सकते हैं वो आप लेंगे, जहाँ हम जीत सकते हैं हम लेंगे, और अगर कहीं दोनों का क्लेम है जीतने का, उसमें कोई गिव एंड टेक समझौता करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचे कि हमारा उनका समझौता हो गया 30 और 60 सीटों का। 30 और 60 सीटों के बाद भी शायद 30 और 60, तो 30 और 60 से 30 सीटों के बजाय, और उन्होंने अपने 60 सीटों के बजाय 62 सिंबल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। आखिर उनकी पार्टी के जो मुखिया उसी के माध्यम से गए होंगे ना, 62 सिंबल दे दिए। जब उन्होंने एतराज़ किया, अल्टीमेटली एक सिंबल तो उन्होंने वापस ले लिया। 61 पर फिर भी चुनाव हुआ, और ये चुनाव उस समय 61 और 30 91 सीटों पर लड़ा गया, 90 सीटों पर। तो आखिर एक समझौते की मर्यादाएं तोड़ने का काम उनका है। ओम प्रकाश चौटाला एक वाहिद शख्स ऐसे हैं कि हमको कांग्रेस को दूर रखने के लिए उसको सपोर्ट करना पड़ा, हम उसकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। आखिर क्या हम भी पार्टी के नाते सोच तो सकते थे कि सत्ता के हम भागीदार बने? एक बार भी, हमें 3 बार सपोर्ट किया, लेकिन एक बार भी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में हम शामिल नहीं हुए। और ये ओम प्रकाश चौटाला के चिन्हों पर ही चल रहे हैं, उससे अलग थोड़ी चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं।
तो इनका अंदर क्या है, हमारा अंदर क्या है, हम उनके बारे में जानते हो, हमारे बारे में जानते हैं। दोनों जनता को बताएंगे, जनता फैसला करेगी। आपने क्या करना, आप तो उनके भी सुनो, हमारी भी सुनो, बताओ। ठीक है, मेरा तो काम ही है दोनों का जनता को सुनना। बताओ। महाभारत के संजय वाला रोल है। एक और है इस मसले पे सवाल, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। नैना चौटाला जी को मैं सुन रहा था, आपके इंटरव्यू करने के पहले मैं वीडियो लाइब्रेरी में बड़ा रिसर्च कर रहा था। वो एक जगह कह रही थी कि गांव में जो दुष्यंत चौटाला या जेजेपी अजय सिंह दिग्विजय इनका जो विरोध हो रहा था, तो वो कह रही थी कि ये विरोध इनका नहीं हो रहा है, ये विरोध बीजेपी का हो रहा है। ये दुष्यंत का, दिग्विजय का, अजय सिंह का विरोध नहीं है। ये इसलिए है कि बीजेपी के साथ तुम क्यों गए। ये विरोध, ये नाराजगी बीजेपी से है, ये जेजेपी के इन तीनों से नहीं है। हमारे जो बार्बर बंधु होते हैं ना, केशकार, वो बाल काटते हैं। तो किसी जजमान ने पूछा कि भाई मेरे बाल कितने हैं, कि जजमान थोड़ी देर रुक जा, तेरे बाल सामने आ जाएंगे जब कट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो देर नहीं है, अब 1 ही महीना है। इस 1 महीने में सबके सामने आ जाएगा कि किसका विरोध हुआ है, किसका नहीं है। और जो विरोध करने वाले हैं वो भी बहुत समझ गए हैं। आज वो स्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कोई बिल्कुल अलूफ हो और उनके लिए हम उनके साथ अस्पर्शी हो गए हैं, वो हमारे साथ अस्पर्श हो गए हैं, ये नहीं है। एक समय था जब एक किसान नेताओं के एक आंदोलन का एक प्रारूप आज से 2 साल पहले वो चला था, लेकिन इस बार वो सब लोग समझ गए हैं कि नहीं, अगर हमारा भला हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस देश का भला हो सकता है, किसान का भला हो सकता है, और किसी कोई नहीं कर सकता है। और इस नाते से आज किसान, यानी जो जिसकी 14 फसलें हम लोग जो प्रोक्योर कर रहे हैं, और इसी प्रकार से उनको जो पैसा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों को और हरियाणा सरकार ने उनके खातों में सीधा भेजा है। इसी प्रकार से जो उनके जो खराबा हो जाता फसलों का, बरसात है, ओलावृष्टि, कुछ भी है, हमने पिछले 9.5 साल में 13,000 करोड़ रुपया उनके खातों में डाला है, जबकि कांग्रेस सरकार ने कुल मिलाकर के 1100 करोड़ रुपया 10 साल में डाला था। मोर देन 11 टाइम्स हमने उनको दिया। किसान हमारे से प्रसन्न है। हाँ, पंजाब का किसान रुष्ट है, उसकी इच्छा रहती है कि हम जो हैं दबाव बनाएं, ये करें वो करें। इस बार हमने ज़रूर कहा कि हम पंजाब के किसान को अपने यहाँ से दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि दिल्ली को भी रोकेंगे। और रोकने के बाद हमारे बॉर्डर्स, वो फिर टिकरी बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर, वो अपना सिंगू बॉर्डर, वहाँ पिछले साल भर कितना नुकसान हुआ हरियाणा के व्यापारी का और हरियाणा के लोगों का, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और फिर एक बार अगर थोड़ी छूट दी भी सही, चलो ठीक है, कुछ लोग चले जाएं, और क्या करामात की उन्होंने, क्या किस प्रकार का हौसला उनका इतना बढ़ गया कि उस कुख्यात कृत्य के कारण से लाल किले पर चढ़ाई कर दी। देश की एक अवमानना, देश की सॉवरेनिटी का, देश के लोकतंत्र की अवमानना, और इससे बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए हमने उसी बॉर्डर पर इस बार रोके। हरियाणा किसान को मैं धन्यवाद करता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने इस लेवल पर इस बार उनका कोई सहयोग नहीं किया। छोटी मोटी बातें हम मिल भर के करेंगे। ठीक है, हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। आप किसानों की बात इतनी कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम, मैं लगातार आपको सुनता रहता हूँ। जब इतना कर दिया तो हर चुनाव में फिर आपको इधर उधर देखना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब कांग्रेस वाले गाना गा रहे हैं उनकी हर सभा में, वो कह रहे हैं कि 6 उधार, आधे भागने को तैयार, 400 पार, उसके बाद भी 400 पार। मतलब आपको उधार लेना पड़ा अशोक तंवर, ये एज का बैरियर चौधरी रणजीत सिंह चौटा, मतलब आपके 6 के 6 जो है वो कहते हैं कि उधार वाले हैं, फिर भी 400 पार का नारा चल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के हमारा ये कोई दावा नहीं है कि अच्छे आदमी केवल बीजेपी में हैं। अच्छे आदमी समाज में बहुत हैं, अच्छे आदमी दूसरी पार्टियों में भी हैं। आखिर जब चुनावी गुलदस्ता कोई बनाया जाता है तो समाज के लोग ऐसे सब लोगों के प्रति अपनी आस्था रखते हैं कि जो ठीक आदमी हैं उनको अगर एक साथ आकर के चुनाव लड़ने की अगर हम कोई एक बनाते हैं गुलदस्ता, उसमें किसी को आपत्ति नहीं, एतराज़ नहीं है। आखिर तो इनके घर में क्या सब लोग सुखी हैं? अच्छे लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में अच्छे आदमी हर पार्टी में आगे बढ़ें। इनका हाल क्या है? इन्होंने अपने, यानी कांग्रेस ने खास करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को घायल किया, हिंसात्मक गतिविधियां हुई उनके साथ, अशोक तंवर के साथ। ये पार्टी हमको बताए कि हम क्या कर रहे हैं।
उस अशोक तंवर के साथ मेरी सहानुभूति उसी दिन हो गई थी जिस दिन उनकी पिटाई होकर के वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। मैं उस दिन गया था उनको मिलने के लिए, और उस दिन तो शायद मैंने किसी को नहीं बताया, अब मैं खुल के बताता हूँ। मेरे वो भांजा लगते हैं, मुझे मामा बुलाते हैं। उनकी माँ मेरे गाँव की रहने वाली है, हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो भांजा को लाते लाते इतनी देर कर दी, तब तक भांजा पता नहीं कितने मोहल्ले घूम आए। समझाना पड़ता है। अब जब तक नहीं कोई समझे, उनको लगता है कि शायद बाहर कहीं और कुछ ज़्यादा मिलेगा, कुछ और काम करेंगे। उनकी इच्छा थी, हमने कभी रोका नहीं है। हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं। हम कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए सोच समझ के आए, और सोच समझ के आने के बाद ये मेरा दावा है, एक आध घटना हो जाती है, हम तो हर किसी को कीचड़ से निकाल करके कमल के फूल पर बैठाते हैं, और कमल की सुगंध उसको मिलती रहे, प्रसन्न रहे। एक आध आदमी कोई ऐसा है कि नहीं मैं तो जहाँ पहले पड़ा था कीचड़ में, मुझे तो वही सुगंध अच्छी लग रही थी, उसके नाक का वो सुराख ही बंद होते हैं, एक आध भाग करके फिर डुबकी लगा देता है। गए ना, गए, मैं तो नाम लेने वाला था। अच्छा हुआ आपने नाम नहीं लिया, मैंने भी नाम नहीं लिया, आपने भी नाम नहीं लिया। पता सबको है कि कौन जाते हैं। तो आज ऐसे लोग हैं कि जिनको लगता है कि यहाँ जो कुछ हमको चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा। सबको ऐसा मिलता नहीं है। हर किसी को उसकी योग्यता, उसकी कर्मठता, उसकी विचारधारा, उसके समाज के प्रति समर्पण का भाव, जो जिसका ज़्यादा होगा वो भारतीय जनता पार्टी में उतना जल्दी, और जिसको कहना चाहिए यहाँ पर समा जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अटूट एक अंग बन करके वो काम करेगा। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति के बारे में शिकायत मिली हमें, नेता है, और उस नेता ने के बारे में ये हुआ कि आपके यहाँ 2 बार ये चुनाव जीत चुके हैं, कांग्रेस से आए थे, 14 में जीते, 19 में जीते, इस बार ये चले जाएंगे, इनका ध्यान रखना, कांग्रेस में जाएंगे। मेरे संबंध अच्छे थे, मैंने उनको बैठाया चाय पर, जैसे हम चाय पी रहे हैं, कि भाई ऐसा सा मैं सुन रहा हूँ, तो एकदम हक के रह गए। 2 मिनट के बाद उनका जवाब क्या था मालूम है? अपनी पूरी साइलेंस के बाद सोच समझ के कहने लगे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक छोड़ा ही कहाँ है कि मैं पार्टी छोड़ के कहीं और जाऊँ। मैंने कहा ये दोष भी है भारतीय जनता पार्टी का? कहने लगे हाँ। मैंने कहा क्यों, क्या दोष है? कहने लगे मैं जब आया था, मैं बहुत बड़ा माल मसाला अपने साथ लेके आया था, और आने के बाद वो सारा माल मसाला तो बीजेपी में शामिल हो गया, मैं अकेला रह गया, मैं जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा? ठीक है, जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा? मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा, मेरा इशारा सबकी तरफ है, जो आता है अपने साथ लेके आता है। लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता आता है किसी भी पार्टी का, उसको भारतीय जनता पार्टी जो भाती है कि यहाँ तो देश पहले है, अपना स्वार्थ बिल्कुल बाद में है, देश पहले मैं बाद में। और वहाँ क्या है, मैं, मेरा घर, मेरी जेब, इसमें आता रहे, सब डलता रहे। इससे समाज के जो अच्छे लोग हैं समझने वाले, इससे नहीं होते। ऑपोजिशन लगातार, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने हदें पार कर दी हैं। आप लगातार सुनते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। वो कहते हैं कि कांग्रेस का इतना पुराना केस, ठीक चुनाव के पहले अकाउंट फ्रीज कर दिया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया, अब तक ये केस 2 साल से चल रहा है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले कि अरविंद केजरीवाल जा ना पाए, और जो लोग अजीत पवार हों या प्रफुल्ल पटेल हों या नवीन जिंदल हों, ये सब लोग जिनके पास था उनको ले आए, बहुत सारे केसेस बंद हो गए। ये कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बजाबता एक वॉशिंग मशीन लेकर के आए, बोले जी देखिए इधर से ये डाल रहे हैं, इधर से ये निकल रहा है। ये एक हमला आप लोगों पे हो रहा है, लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हमला हो रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि विपक्ष का खेल, सत्ता पक्ष में रहने वाले लोग, इनके अपने अपने स्टैंड होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और विपक्ष ये कहने लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब काम ठीक किए हैं, तो फिर विपक्षी उनका विषय कहाँ रहेगा? विपक्ष वाले फिर विपक्ष में क्यों रहेंगे? हमारे साथ आखिर हो जाएंगे। अच्छा काम हो, गलत काम हो, उनको विरोध करना विपक्ष का धर्म होता है, काम होता, करना चाहिए। अल्टीमेटली वो जो बोलेंगे और हम जो बोलेंगे, फैसला कौन करेगा? फैसला ये जनता जनार्दन करेगी, जिसके पास 5 साल के बाद हम अपना सत्ता का जो लाइसेंस है रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं। इस रिन्यूअल में रिन्यू करने की ताकत जो जनता के पास है, कलम उसके पास है। हमको उस कलम से किस ढंग से रिन्यू करके भेजेंगे, वो जनता का काम है। और इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि ये सारे जो विषय आपने उठाए हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, ये एजेंसीज को करना होता है। और वो एजेंसीज अपनी उनकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में किस दिन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किस दिन उनकी चार्जशीट होगी, किस दिन सबूत मिलेंगे, किस दिन कोर्ट में विषय जाएगा, किस दिन सज़ा होगी, ये कभी भी होगा।
इसमें कोई ऐसे दिन निश्चित नहीं है कि अभी आचार संहिता लग गई इसमें तो नहीं होगा, ये सामान्य दिन है, इस समय होगा, सरकार बनने के 2 महीने में होगा या 6 महीने में होगा या 5 साल में होगा। आखिर जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचारी को कभी नहीं छोड़ा जाएगा, ये सरकार की नीति है। अब छोड़ना कब है और मानो पकड़ना कब है, ये उसके दोष पर निर्भर करता है, और दोष का जो निर्णय है, उसकी जो जांच है, वो एजेंसियों ने करनी है। एजेंसियाँ इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, कोई इनका सरकार का या कोई पार्टी का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता। मोदी जी ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। कांग्रेस के कई नेता आगे बोले हाँ जी ये ट्रेलर है, सिलेंडर 1100-1000 पार हो गया, ये ट्रेलर है, बेरोजगारी चरम पर, ये ट्रेलर है, महंगाई चरम पर, ये ट्रेलर है। तो बताइए कि अगर ये ट्रेलर है तो फिल्म कैसी होगी? ट्रेलर और फिल्म एकदम स्पष्ट है, कांग्रेस के सामने भी है, हमारे सामने भी है। आप बात महंगाई की करते हैं, उस ट्रेलर का एक सीन दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ कोई कर्मचारी होंगे तो वो मेरी बात का अगर समर्थन करें तो बेशक अपनी जगह पर खड़े होकर कर सकते हैं। 2006 एक बेसिक पे, जो पे रेगुलेशन की कमीशन होता है, वो तय करता है कर्मचारियों का। फिर हर 6 महीने बाद उस पर डीए का रेट लगता है, 10 साल तक लगता है। 2006 से 2016 में फिर से पे कमीशन, वो जो डीए होता है उसमें मर्ज हो जाता है, फिर से 0 डीए से शुरू होता है, 26 तक फिर वो चलेगा, 26 में फिर मर्ज हो जाएगा। ये 10 साल का एक वित्त जो पे कमीशन है उसका ये नियम होता है। 2006 में जब पे स्केल लागू हुए, उसके बाद 2016 तक अगर किसी को पता हो तो डीए की किस्त कितनी हो गई थी, कितने %? आपको पता तो आप बताओ, नहीं तो इनमें से कोई बता। मतलब मैंने ये अभी देखा नहीं है इसको उस तरह से। आप प्रश्नों के साथ साथ कुछ जानकारियां उत्तर के नाते भी क्या होती हैं वो रखनी चाहिए आपको। कोई बता सकता है भाई? कोई कर्मचारी 2010 से 2016 डीए की किस्त कितनी हो गई थी? रिटायर्ड कर्मचारी हो, मैं बताता हूँ, 126%। यानी जो 100 रुपया जो कीमत 2006 में थी या किसी की सैलरी थी, वो 2016 आते आते 226 रुपये हो गई। 100 और 126, 226। वही 216 में फिर उसको मिला के अगर उस वापस 100 रुपये पर ले आते हैं, उसका अमेलगेशन करके, वो बेसिक, और वो डीए बढ़ रहा है। अब डीए कितने % है? आज 2024 हो गया है, 8 साल हो गए। अब का पता हो तो बताओ। 48, 50 ऐसा समथिंग एक फिगर है। 46, 48। अब ये 48% 8 साल हो गए हैं। 8 साल में 48, 2 साल में और अनुमान लगा लो कितना हो जाएगा? 6% पर ईयर एवरेज चल रहा है। 2 साल में 12%, 15 लगा लो। 48 15 कितना हो जाएगा? 63। उन 10 सालों में हुआ 126%, और इन 10 सालों में हुआ 63%, जस्ट हाफ। ये है महंगाई। ये महंगाई का ट्रेलर बताया मैंने। और इस महंगाई के बारे में एक सर्टन लेवल, ये देश और दुनिया में सब जगह इन्फ्लेशन रेट होता है। उस समय ये महंगाई की दर 10% से भी ऊपर थी। आज ये महंगाई की दर ऑन एवरेज 5 पॉइंट समथिंग चल रही है। अब ये अलग बात है कि अमेरिका जैसे देश में 5 भी नहीं है, वहाँ 2-2.5%, 3%। वहाँ की इकोनॉमी जो है उनकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ इससे भी कम होता है। हम अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। डेवलप्ड कंट्री के नाते से 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएं, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, आम जनता को भी बताया जाए विकसित भारत क्या होता है। पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बताया, अधिकारियों को बताया, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको बताया, आज जनता को भी बताया है कि हमने 2047 तो विकसित भारत बनना है। डेवलप्ड कंट्रीज़ अभी 33 हैं पूरे दुनिया में। अब उसको उस समय तक और कितनी बढ़ेंगी, लेकिन उसका मतलब है कि हम भी इन्फ्लेशन रेट वहीं 2-2.5-3% पर आ जाएंगे। तो इसलिए महंगाई उस समय थी। आम आदमी महंगाई को किस ढंग से सोचता है? वो इस ढंग से सोचता है कि आमदन कितनी थी, खर्चा कितना था। आज आमदन कितनी है, खर्च कितना है। मैं अगर 60 यानी 47 की अगर बात करता हूँ, वहाँ एक बैंक मैनेजर की उस समय हार्डली 100 रुपया नौकरी होती थी, हार्डली बैंक मैनेजर की। आज कितनी है?
लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये वाला गणित नहीं करते हैं। उनको करना चाहिए, वो गणित में बताते कमजोर है हैं वो। कि सरसों का तेल 60 रुपए था, अब 200 रुपए हो गया, या 80 था 200 हो गया। मैं कहता हूँ गैस आंकड़े 450 था, अब 1100 आंकड़े ला के हो गया। बैठे, मैं तैयार हूं उन आंकड़ों पर बहस करने के लिए कि 2006 में कितना था, 16 में कितना हुआ, अब 16 में कितना था, 24 में कितना। ये आंकड़े तो डीए के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर डीए मतलब महंगाई की किस्त होती है ना, उसको यही कहते हैं ना। हाँ, तो महंगाई की किस्त तो ये जो कंज्यूमेबल्स हैं इनको मिला करके ही निकाला जाता है, और ये सरकार नहीं निकालती। ये एक इकोनॉमिस्ट की एक समिति होती है जो डीए की इसकी गणना करती है। वो हर चीज़ का हिसाब लगाती है कि आटा कितना महंगा हो गया, सरसों कितनी महंगी हो गई, सब्जी कितनी महंगी हो गई, किराया कितना महंगा हो गया। हर एक चीज़ का हिसाब लगा करके हर साल 6 महीने के बाद उसका एक डीए की किस्त रिलीज करते हैं। करें ना, आके बहस तो करें। मोदी मोदी मोदी। लोकसभा चुनाव 2014 में भी यही स्लोगन था, 2019 में भी था, अब 2024 में भी। लोगों के भी दिमाग में शायद वो बैठा हुआ है कि मोदी मोदी मोदी, मतलब मोदी नाम केवलम। 10 साल तो कंटिन्यूटी में हो गई मोदी जी की सरकार। अभी भी जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो मोदी जी के ही भरोसे हैं। मोदी जी के भरोसे नहीं, मोदी जी एक देश के विकास का एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। यानी मोदी कहते ही मोदी की, यानी मोदी जी का चेहरा और मोदी जी की शक्ल सामने होती है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने देश में जो किया है वो सामने है। मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। 500 साल पुराना एक विषय लटका हुआ जिसकी किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर थोड़ा सोचते भी थे, लोग कहते थे असंभव है, अगर ये कर दिया तो खून खराबा हो जाएगा। राम जन्मभूमि पर राम जी के मैंने प्राण प्रतिष्ठा की, तो ये मोदी जी के कार्यकाल में हुई। ये देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस कश्मीर को नेहरू जी ने एक रेखा खींच दी थी कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, धारा 370 लगा करके, और 370 के कारण से कश्मीर कभी भी देश से अलग होने की अपनी मानसिकता दिखा सकता था। वो 370 खत्म करने की बात ये अगर की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की। जिस समाज के तुष्टीकरण के नाते से कांग्रेस हमेशा उसको अपना वोट बैंक मानती रही, मुस्लिम समाज को, उस मुस्लिम समाज की आधी आबादी जो इसी बात से पीड़ित थी कि पुरुष के मन में जब कोई मानो अगर छींक भी आ गई और वो महिला पत्नी का अपना कसूर निकाल करके कह दे तलाक तलाक तलाक, उस महिला की जिंदगी बर्बाद नर्क जैसी हो जाती है। उस 3 तलाक के विषय को ठीक करने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। दुनिया में 2014 में हम अर्थव्यवस्था के नाते 11वें स्थान पर आते थे। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये दुनिया के इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक का ये आंकड़ा है। आज भारत का स्थान 10 वर्ष के अंदर 5वें स्थान पर आ गए हैं। आने वाले 5 वर्ष के बाद हम 3रे स्थान पर आएंगे। ये संकल्प लिया तो नरेंद्र मोदी ने लिया। आज हमारा देश कहाँ पहुंचा है, हमारे देश में विश्व स्तर के ऊपर कितनी बड़ी मान्यता बनी है। सिंपल, हमारे यहाँ के बच्चे विदेशों में पढ़ने पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। उस समय जब जाके अपने आप को कहते थे आई एम इंडियन, उनकी तरफ ऐसे जैसे दुत्कार, जैसे मानो बिल्कुल इग्नोर करके लोग बढ़ जाते थे, शट इंडियन, शट इंडियन। आज वहाँ का बच्चा भी कहता आई एम इंडियन, ओ इंडियन, मोदी इंडियन। वो उनको ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि जिस देश के अंदर मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, मोदी केवल भारतवर्ष में लोकप्रिय ऐसा नहीं है, दुनिया के मंच पर भी मोदी आज जो है लोकप्रिय है। वहाँ जाते तो वहाँ भी मोदी मुद्दे के नारे लगते हैं। आपके पड़ोस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ भी ये जो खास करके पीओके एरिया, वहाँ भी जो लोग इकट्ठे होते हैं वो चर्चा करते हैं, मीडिया के लोग चर्चा करते हैं कि काश एक मोदी हमारे यहाँ आ जाए तो हमारा देश संभल जाए, समस्याओं से बाहर निकल जाए। चलिए, तो आखिरी सवाल, ये 400 पार वाला नारा है, क्योंकि हरियाणा में लोग कहते हैं कि पिछली बार आपने 75 पार का दिया था, आधे पे जाके गाड़ी रुक गई थी, है ना। तो इस बार जो 400 पार का नारा है,
ये नारा ही है या पहुंचेंगे भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्लान के साथ पूरा हमारा जो काम करने का तरीका है, उस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा एक एक जगह का एक एक सीट का आंकलन है कि आखिर हम कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। 370 की आंकलन हमारा भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटों का है। 30 सीटें एनडीए की पार्टी जो हैं वो लेकर के आएँ, ये हमारी अपेक्षा है उनसे। उनकी योजनाएं अपनी हैं, फिर भी हमारी अपेक्षा हम समझते पूरी होगी। 400 से पार का मतलब ये है कि देश में अब जनता का जो माहौल बना है, जनता का जो एक मूड बना है, उसी में से ही भाप करके हम कह रहे हैं हाँ, केवल नारे से नहीं होता है, हम उसके लिए काम भी करते हैं। और उस काम करने में हमारी कार्यपद्धति आपने देख ली होगी। हमारी लोकसभा की सीटें, हरियाणा का आप लगा लो, 6 सीटें तो 13 मार्च को घोषित हो गई थी, चुनाव में भी 2.5 महीने बाकी थे। और उसके बाद 4 सीटें भी, उनको भी लगभग 20 दिन 15 दिन हो गए हैं। 10 की 10 सीटें हम लेकर के पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, जनता के पास भी जा रहे हैं। कार्यकर्ता भी हमारा उत्साहित है, जनता भी हमारे साथ लगी है। और एक सामने विपक्षी पार्टी, जिसको जनता जिससे अपेक्षा करती, शायद कोई विपक्ष का थोड़ा बहुत ऐसा रोल करने वाली एक पार्टी आ जाए, उनके घर में क्या जूता बाजार हो रहा। यानी टिकटें डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। टिकटें डिक्लेयर करना पार्टी का अंदरूनी काम होता है, इसमें बाहर का रोल नहीं होता है। तो अंदरूनी काम में भी इतने फिसड्डी हो गए, इतने पीछे रह गए, उनके तय ही नहीं हो पा रहा। एक दिन आता है कि 10 की 10 सीटों में एक हमने आम आदमी को दे दी, आम आदमी का तो टाँ टाँ फिस हो गया, वो आपको पता ही कैसा क्या है। 9 हम लड़ेंगे, 9 में पहले आता है ये अब लगभग फिक्स हो गई हैं। अगले दिन आता है नहीं फिक्स नहीं हुई, ये भी वहाँ संकट पड़ गया है। और उस नाते से पहली बात तो है कि वहाँ लेने वाले जो अच्छे लोग हैं वो नहीं बचे, वो बाहर भाग रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जो नहीं लेने वाले, यानी जो नहीं देना चाहते, वो आगे बढ़ गए हैं, वो भी 2-2, 4-4, 5-5। चलो ठीक है, इस बार अगर जीत जाएंगे तो ठीक है, नहीं जीत जाएंगे तो चुनाव लड़ने का एक अवसर तो मिल जाएगा। मुझे किसी ने मैसेज दिया कि जो करनाल से 3-4 नाम चल रहे हैं, तो आप जैसे किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा होगा कि भाई आप वहाँ जाके और फंस जाओगे, वहाँ चुनाव लड़ोगे तो जीतने की तो संभावना है नहीं। तो कहने लगे कोई नहीं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। दोनों हाथों में कैसे? कि अगर किसी मान लो कारण से, संयोग से अगर जीत गए तो ठीक ही है, नहीं जीत गए ये नाम तो बना कि हम मनोहर लाल के सामने हारे थे। अब ये भी अपने आप में चाहते हैं, अच्छी बात। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपको भी जाना है। कई सोशल मीडिया पे कई बार ये चर्चा हो जाती है कि बीजेपी ने मुझे तब याद आ गया जब आपने कैंडिडेट की बात की कि 6 हमने तब घोषित कर दिया 4। तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक बार ज़बरदस्त ये चल रहा था कि बीजेपी एक रीथॉट प्रोसेस में है और संभव है कि 2-4 सीटों पे कैंडिडेट बदल दें। तो अब आप सामने हैं, अचानक मुझे वो बात भी याद आ गई। तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कि ये रीथॉट? मैंने बताया जब किसी के हाथ कुछ ना लगे तो अफवाहों के बाजार को गर्म करना ही बहुत आसान होता है। अफवाहें फैला दो ताकि कुछ लोग भ्रमित हो जाएं। पहली बात तो यही है कि अपने देश का वोटर, एडल्ट फ्रेंचाइजीज इतना समझदार हो गया है, हर किसी को पता लग जाता है ये बात क्यों चलाई गई होगी, किसने चलाई होगी, इसके पीछे का हेतु क्या है। और जहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर की बात है, मैं आज नहीं, आज से 8 दिन पहले सिरसा में, हिसार में, दोनों जगह इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है सोच समझ के करती है। सोच समझ के करने के बाद निर्णय के बदलने का कोई कारण होता नहीं है। आखिर हमें अपना भरोसा होता है, हमारे जनता पर, मैंडेट पर भरोसा होता है कि वो कमल के निशान पर जो चुनाव लड़ता है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैंडेट होता है, वो किसी कैंडिडेट के प्रति नहीं होता है। कैंडिडेट ठीक है, एक माध्यम होता ही है, लेकिन मोदी जी को वोट देते समय वो सब सोचते हैं हमको तो मोदी जी को वोट देना है, देश में एक अच्छी सरकार बनानी है। और अच्छी सरकार बना करके जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने चलाए हैं, यानी सरकार ने चलाए हैं पिछले 10 साल में, उनको लगातार बनाए रखना, चलाए रखना और उसमें और इजाफा करना, वो सब चीज़ें जनता को विश्वास है। कल ही हमारा संकल्प पत्र आया है, उस संकल्प पत्र में साफ साफ कहा गया है कि 10 साल हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इन चीज़ों को और बढ़ाएंगे, इसमें जो एडिशन करनी होगी ये करेंगे। एक दिशा के अंदर जा करके समाज हित की, देश हित की सरकार ये चले, इस नाते से हम उन चीज़ों पर कायम हैं। हमारा कोई कैंडिडेट बदला नहीं जाएगा। 10 के 10 कैंडिडेट जो नाम घोषित हुए हैं, अटूट
एक प्रकार से उनमें भी विश्वास है, उनके काम करने के तरीके में विश्वास है, उनकी जीत में विश्वास है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और कांग्रेस कैंडिडेट का जिक्र हो रहा था, तो संभव है कि शायद हो जाए, तो इसलिए मैं बता देता हूं कि ये इंटरव्यू हम 16 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज 17 है जब आप देख रहे हैं, तो 48, 24, 36 घंटे का फासला है। पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ में ये होता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये 16 को अभी 9-10 बज रहे हैं, 10:18 ये रिकॉर्ड किया है और ये चलेगा 17 तारीख को रात 9 बजे। तो अगर इस बीच में आ जाए तो ये समझ लीजिएगा। बाद बाकी थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं, टेम्परेचर आप नोट कीजिए, बाद बाकी देखते हैं 4 जून को क्या होता है और कहाँ टेम्परेचर अप, कहाँ लो, कहाँ दिवाली, कहाँ दिवाला। शशि जी पानी जरूर पी लीजिएगा। अच्छा ये मनोहर लाल जी के नाम कह रहे हैं कि पानी पी लीजिएगा, क्योंकि मेरा वाला कार्यक्रम अगर दिल कमज़ोर हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि पानी साथ रखिए बीपी की दवा के साथ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और 4 जून को देखेंगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और आप देख रहे थे थर्मामीटर दिल्ली वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।